तो भाई प्लानिंग शब्द का मतलब क्या होता है, इसको एक कंटेंट से बहुत इजी तरीके से समझते हैं। राइट डाउन इन योर कॉपी चिल्ड्रन। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सर मतलब अगर आप प्लान करने में फेल कर गए तो जो आपने प्लान किया होगा वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है प्लानिंग बेसिकली, बट ये इकोनॉमिक्स में कैसे काम आता है, कैसे इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं प्लानिंग के फिनोमेना को। एवरीबडी नोज दैट ब्रिटिशर्स declared India as a so-called and independent nation on 15th August 1947। और उसके बाद देश की बागडोर उस जमाने की इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर आ गई, which was ultimately headed by the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये राजीव गांधी जी के नाना जी थे, इंदिरा गांधी जी के पिताजी थे, और राहुल गांधी जी के दादी के पापा, पढ़ नाना। समझ में आ गया? उनको पढ़ी नहीं ठीक से तभी गड़बड़ा गए। तो अल्टीमेटली प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट हुई अराउंड चिल्ड्रन, आप बोल सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेट अस से 48 के आसपास। सो 20th century has been rightly called as the era of economic planning. So please write this two-line definition. Planning is considered to be the grand panacea of many ills of developed as well as underdeveloped economies. अगर हम बात करें बच्चों, अभी जो इजराइल का वॉर चल रहा है हमास के साथ या पैलेस्टीन के साथ, आप जो भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई प्लानिंग में। अगर उन्होंने प्लानिंग ठीक ठाक की होती एट दैट वेरी मोमेंट जब ये गाजा बना रहे थे उसी समय, तो शायद ये न्यूसेंस आज होता ही ना। तो अगर लॉर्ड माउंटबैटन के साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ ऐसा प्लान कर लिया होता कि भाई पाकिस्तान को हम कभी भी इंडिया का हिस्सा मानेंगे ही नहीं, मतलब वो इंडिया ही रहेगा, अलग कंट्री हम होने ही नहीं देंगे, तो शायद जो इतना टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होता है वो कभी होता ही ना। सिंपल एज दैट। हाँ, दे वर सिंपली पपेट्स बेसिकली। तो ये देश के दो टुकड़े होने से ही नाटक थोड़ा ज्यादा हो गया। सो प्लीज कॉपी दिस चिल्ड्रन, प्लीज कॉपी दिस। सो हर कंट्री में प्लानिंग चलती है, कहीं पे कैसी कहीं पे कैसी, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बच्चों इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी होने लग गई, क्योंकि उसके पहले तक तो इन कंट्रीज को यूज किया जाता था रूल करने के लिए, यहाँ के लोगों को पकड़ा जाता था सोल्जर्स बनाने के लिए, ये एक तरह का रॉ मटेरियल थे। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ तो इन कंट्रीज में भी काफी ग्रोथ होने लग गई, तो इसलिए इनको भी प्लानिंग की बहुत जरूरत पड़ी। तो हो सकता है अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता तो शायद इंडस्ट्रियल मूवमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कभी आती ही ना। डन चलो, सबने लिख दिया इकोनॉमीज तक। चलिए, बाकी तो ये सब टाइम पास थ्योरीज है। आप इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। रेफर्स टू द कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस बाय सेंट्रल अथॉरिटी, बोले तो गवर्नमेंट, फॉर अचीविंग सर्टेन प्री डिटर्मिन्ड एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बच्चों, दे आर कंटेन्ड इन 5-year plans within a specified period of time। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन झटपट लिखनी स्टार्ट करें। पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, एरा ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। और ये दो लाइनें आप कॉपी करें, फिर मैं स्क्रीन को स्क्रॉल अप करता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन लिख लीजिए। सो प्लानिंग एट मैक्रो लेवल इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज अ होल। तो 5-year प्लानिंग के लिए प्लान स्टार्ट किए गए समवेयर, सोचा गया 1948 में बच्चों, और 2014 तक आते आते ये पता लग गया कि ये सिर्फ किट्टी पार्टी थी जो 5-year प्लान्स बनाती थी, काम धाम कुछ नहीं था इनके पास, सिर्फ नाटक था, खाओ पियो मौज करो। तो मोदी जी ने सोचा कि इस सिस्टम को चेंज करते हैं और एक नया इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं, विच इज कॉल्ड एज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कुछ भी बोल लीजिए आप। तो यहाँ पे अगेन हेड तो प्राइम मिनिस्टर होगा, बट सारे के सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दे आर द मेंबर्स। इट हैज अ सीईओ ऑल्सो चिल्ड्रन, और काफी पढ़े लिखे लोग इसको ज्वाइन करते हैं, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं लाइक ये अडानी, अंबानी, टाटास, बिरलास एंड ऑल दैट,
और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे एकेडमिशियंस होते हैं, काफी अक्लमंद लोग, उन सबको नीति आयोग का मेंबर बनाया गया है। Whereas 5 ईयर प्लान्स में ऐसा कुछ नहीं था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्हीं के बेवकूफ मिलके सारा काम करते थे। एक्चुअली काम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ मीटिंग करते थे बस, और पैसा निकालते थे और फ्रॉड करते थे। ओके, तो नीति आयोग एकदम समझ लीजिए कॉर्पोरेट टाइप ऑफ प्लानिंग कमीशन है अपना। डन चलन, लिख दिया सबने? सो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड तो सबको पता है कब खत्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी पैदा हुए 1889 में और निपट गए, मतलब मर गए 1964 में। पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये सब तो टाइम पास है, यहां से पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1946 में चिल्ड्रन सो कॉल्ड नेहरू जी ने सोवियत मॉडल यूएसएसआर का यूज किया, जैसे उनके यहाँ प्लानिंग कमीशन एडवाइजरी बोर्ड था, इंडिया में बनाने की सोची गई। तो प्लानिंग कमीशन की बातें जो थी वो तो 46 से स्टार्ट हो गई, व्हेन इट वाज श्योर कि भाई अगले साल इंडिपेंडेंस हो जाएगा। और 15 मार्च 1950 को एक्चुअली प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया। और आप बोल सकते हैं मई 2014 में इनको नमस्ते भी कर ली गई। व्हाट इट, सो ये जरूर लिख लीजिए। क्या वो इन्होंने ऑफिशियल सेटअप जरूर लिख दिया होगा, बट 14 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, इन द मंथ ऑफ मई में ही तो आई थी, तो उसी समय से प्लानिंग कमीशन का काम खत्म हो गया था। ओके, सो प्लानिंग कमीशन कंप्राइज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये चेयरमैन हुआ करते थे हमेशा। एक डेप्यूटी चेयरमैन था जो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट किया करते थे, एंड कुछ फुल टाइम मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट। नो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, no participation of well-educated academicians, no participation of state so-called chief ministers, किन्हीं का पार्टिसिपेशन था ही नहीं। इसीलिए लूप साइडेड डेवलपमेंट था इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टेट्स रूल्ड थे, मतलब जैसे आज बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में नहीं है, तो जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है उनको तो फेवर किया जाता था, बाकियों को नहीं। तो जब नीति आयोग बन गया तो ये सारा नाटक खत्म। सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स वहां आते हैं, मीटिंग करते हैं, देर आफ्टर सब अपनी अपनी नीड क्रिएट करते हैं, भाई हमें इतना पैसा चाहिए, हमारे यहाँ इस चीज की कमी है। तो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो लूप साइडेड नहीं है, इट विल ग्रो इक्वली बेसिकली। व्हाट इट, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था, व्हाई प्लानिंग कमीशन वाज अ फेलियर, बिकॉज प्लानिंग कमीशन वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की है तो जहां जहां कांग्रेस के स्टेट थे वहां तो ग्रांट अच्छी मिलती थी, बाकी जगह पैसा आता ही नहीं था, इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया। ओके, तो इसको जरूर मार्क कर लीजिए, बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट एनीवेयर। और पहले जब ये टॉपिक्स क्लास 12th में हुआ करते थे, इयर्स अगो चिल्ड्रन, आईडी पहले 12th में था किस जमाने में, बहुत पहले, तो तब वहां पे क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया था, हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? सो द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। इवन हमारे नीति आयोग के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। गॉट इट? देन चिल्ड्रन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव करके बनाया। इनका काम था स्टेट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा सा कोलैबोरेशन, बट अगेन एज पीपल नो, बाई ब्यूरोक्रेसी है। अगर मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जिन स्टेट्स में मेरी गवर्नमेंट होगी मैं उनको ज्यादा फेवर करूंगा, जहां एंटी पार्टी की गवर्नमेंट होगी उनको फेवर नहीं करेंगे। लाइक दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है चिल्ड्रन? आम आदमी पार्टी की। कुछ स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जैसे सो कॉल्ड पंजाब में भी अब तो आम आदमी पार्टी आ गया। तो अब बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में है तो वो ज्यादा फंड्स उन स्टेट्स को देगी जहां पे बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी उत्तराखंड हो गया वगैरह वगैरह। गॉट इट क्लियर? जहां पे कांग्रेस और आपकी गवर्नमेंट है वहां उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट अगेन नीति आयोग की वजह से ऐसा बदमाशी नहीं करते ये लोग। गॉट इट? समझ में आ गई बात? चलो, तो दिस इज ऑल टाइम पास मटेरियल, यहां पे मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। प्लानिंग कमीशन को मार्च 1950 में सेटअप किया गया और पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च हुआ, फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 1951 एंड एंडिंग ऑन चिल्ड्रन 31 मार्च 1956। समझ में आया? मैंने एक दिन आपको एक लिस्ट भी दिखाई थी, अगेन मैं आपको शो करता हूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये नट शेल में चिल्ड्रन सारे के सारे प्लान्स हैं। फर्स्ट प्लान अप्रैल 51 से मार्च 1956 तक चला। द ऑब्जेक्टिव वाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े और इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा ना हो कि रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, जो हैव्स और हैव नॉट। हाँ, सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली। सेकेंड प्लान अप्रैल 56 से मार्च 61 तक चला।
एग्रीकल्चरल अटेनमेंट जब हो गया तो सोचा गया थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए। तो जो पहला बजट था हमारा चिल्ड्रन, उसका व्यू पूरा का पूरा सोशल था, और जो दूसरा बजट था, सॉरी बजट बोल गया मैं गलती से, सॉरी चिल्ड्रन, जो प्लान था इसका व्यू इंडस्ट्रियल था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो। और ये इसलिए भी था क्योंकि 1956 में हमारी सेकंड न्यू इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे आप बोलते हैं वो लॉन्च की गई थी। पहली 1948 में बनी थी, दूसरी बनी थी 56 में, और तीसरी बनी थी चिल्ड्रन 1991, जिसके अकॉर्डिंगली आपको इंडिया में आज इतनी तरक्की नजर आ रही है। तो 48 और 56 की पॉलिसीज तो बकवास थी, वहां पे सारा कुछ गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा था, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज एकदम कामचोर अव्वल दर्जे के। तो इसीलिए 91 की पॉलिसी में मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ओपन द डोर्स एंड लेट द वाटर फ्लो इन। व्हाट इट क्लियर। तीसरा प्लान 61 से 66 का था, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े खाने पीने की चीजें, एंड द एम्फेसिस वाज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो इनइक्वालिटीज विल कम डाउन। 3 प्लान्स आए सो कॉल्ड बड़े कम पीरियड के लिए। चौथा प्लान था 5 साल के लिए, बट सो कॉल्ड 66 से 69 के 3 प्लान जो बीच में थे चिल्ड्रन, वो एक एक साल के थे एक्चुअली। क्यों सर ऐसा था? क्योंकि गवर्नमेंट ही टूट जाती थी, कोलिशन गवर्नमेंट होती थी, गठबंधन की सरकार, हमने आपसे सपोर्ट खींच लिया, तो अब सो कॉल्ड हमारे आपके बीच में बनती नहीं है, तो इसलिए वो 3 प्लान एक एक साल के थे। फोर्थ प्लान 69 से 74 का था, जिसमें सोचा गया कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कुछ हद तक कंट्रोल करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव की जाए। 74 टू 79 तक हमारा 5th प्लान चला, जिसमें गरीबों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ाने की बात हुई, और तभी इसे ये फ्रीबीज वगैरह देनी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी, यू कैन से। अगेन चिल्ड्रन एक एनुअल प्लान आया 1979 से 1980 के बीच में। फिर 80 टू 85 हमारा 6th प्लान था, विच फोकस्ड ऑन प्रॉपर्टी का रिडक्शन होगा। पॉवर्टी का रिडक्शन कैसे होगा? गरीब लोगों को ज्यादा सहूलियत दीजिए, इनके बच्चों को फ्री में पढ़ा दीजिए, इनको हर महीने कुछ खर्चा पानी दे दीजिए। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैसे रिड्यूस हुआ? जो हाई इनकम ग्रुप थे चिल्ड्रन, उन पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात इसमें की गई, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्पीड अप हो पाए। 7th प्लान वाज फ्रॉम 1985 टिल 1990। अगेन सेम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हमारे 3rd प्लान में थी, ये यहाँ पे इसी को कैरी फॉरवर्ड किया, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात हुई। आपने कभी सुना होगा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड चिल्ड्रन, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह का नाम सुना होगा, वो सब इसी में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2 प्लान्स आए 1990 से 1992 के बीच में, एक एक साल के, और ये इंडिया का सबसे बुरा पीरियड था चिल्ड्रन, जब हमने अपना मेजॉरिटी गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखा। उधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में बम धमाका हो गया था, जो दाऊद इब्राहिम ने कराया था, जिससे हमारी फाइनेंशियल कैपिटल हिल गई, और बीच में हर्षद मेहता जी का स्कैम भी आ गया था। कहते ना इंसान का वक्त बड़ा बुरा चलता है, तो इंडिया का सबसे बुरा वक्त यही था, और खैर सबसे अच्छा वक्त भी यही था, क्योंकि इसी समय ऐसी पॉलिसीज बनी जिससे काफी फॉरेन कैपिटल इंडिया के अंदर आया। 92 से 97 हमारा 8th प्लान चला, जहां पे हमने मैन पावर यूटिलाइजेशन पे ज्यादा बात की, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो आज आप पढ़ते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट में, सेम, स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा बात पे। 6th प्लान पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई, और 10-12 साल लग गए उसको स्ट्रॉन्ग करने में। 97 टू 2002 मेरा क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन का पीरियड, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की बात की गई। अगेन प्राइस स्टेबिलिटी कुछ मिला नहीं, वही चीजें वापस डाल दी इन्होंने। 2002 से 2007 तक चला 10th प्लान, यहां पे फोकस किया गया क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, और आप बोल सकते हैं कि यहां पे ही इंडिया को समझ में आया दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके पहले तक हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात नहीं करते थे। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह बेटर हुई, इनइक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ, सब पढ़े सब बढ़े, लाइकवाइज एंड ऑल दैट। 2007 से 2012 तक पॉवर्टी रिडक्शन पे काम हुआ। एजुकेशनल और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ये जो आपको सस्ती दवाइयाँ, आयुष्मान भारत योजना, और ये जो क्या कहते हैं पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह आपको मिलते हैं आजकल, वो इसी प्लान की देन है।
ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे ज्यादा प्रोपोगेट किया गया। हाई क्वालिटी जॉब्स, क्योंकि अब हमारी कंट्री के अंदर ढेर सारे मल्टीनेशनल्स आ चुके थे चिल्ड्रन, और मल्टीनेशनल्स खूब पैसा यहाँ पे लगा रहे थे, तो इसके लोगों की क्वालिटी ऑफ जॉब बढ़ गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसी प्लान की उपज है, जहां पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी की बात की गई। बस चिल्ड्रन ये वाला जो प्लान था ये पूरा हो नहीं पाया, और सो कॉल्ड मोदी जी की गवर्नमेंट चली आई। ज्यादातर प्लान ज्यादा पूरे नहीं हुए। क्या? तो ज्यादातर प्लान के मोटिव जो मतलब हाँ, मैक्सिमम प्लान के मोटिव कभी पूरे हो ही नहीं पाए। गॉट इट? तो सो कॉल्ड अब तो ये सिलेबस के बाहर की स्टडी है, पता नहीं क्यों आईसी काउंसिल इसको आज भी पढ़ाता है, भगवान जाने। चले बच्चों आगे। तो ये आपके प्लान्स हैं चिल्ड्रन जो आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ लाइन बाई लाइन आपके प्लान के नाम लिखे हैं। हेडिंग डालिए बच्चों कॉपी में, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ Sir, इकोनॉमिक प्लानिंग। president had nothing to do with planning commission. क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कृषिप जी? Sir, president had nothing to do with planning commission. प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग इन द कंट्री। वो सिर्फ सरकार का सैलरी का पैसा ही लेते हैं। एक्चुअली प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है ना, पढ़ा हुआ सिविक्स में आपने। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होता है एक्चुअली में। प्रेसिडेंट इज नॉट द एग्जीक्यूटिव। हाँ, लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं काम वही करेंगे ना, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करें, काम करें। तो प्रेसिडेंट इज नॉट मेंट फॉर डूइंग वर्क। समझ में क्या? तो उसको बस जो लॉ बने Yes, या sir. अब यही सब देखना है। और मेन इसलिए भी है कि भाई 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे, समझ में गया? अब उस समय देश में कोई इमरजेंसी लग गई, समझ में गया, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं बेसिकली, तो कौन हेड होगा उस समय? तो इसलिए प्रेसिडेंट बना दिया गया। समझ में गया? जहां पे प्राइम मिनिस्टर का डोमिनेशन ज्यादा है वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होते, और जब प्रेसिडेंट का डोमिनेशन ज्यादा है वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। जैसे यूएस है, यूएस में एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनका दूसरा सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो आता है सो कॉल्ड हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस में, गॉट इट क्लियर? लेजिस्लेचर के हेड में, राज्यसभा लोकसभा। बट जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के हेड माने गए हैं। समझ में आ गई बात? चलिए Yes, sir. चलते हैं। सर जो 12th 5 ईयर प्लान था 12th वाला, वो हाँ। 2012 से 2017 तक, और जब बीच में 2015 में नीति आयोग आ गया तो वहीं पे खत्म कर दिया गया प्लानिंग कमीशन की। बेसिकली 2014, हाँ बेसिकली 2014 में ही खत्म हो चुका था। जितना उसको पैसा वैसा खर्च करना था सब विड्रॉ करके नीति आयोग की झोली में डाल दिया गया कि अब तुम ही मैनेज करो इसको। ओके सर वो रोल और नाम बदल गया सर, वर्किंग एम तो वही था उस नहीं बॉडी नहीं, का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नीति आयोग काम करता है, नीति आयोग ठीक से काम करता है। तो इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स तो कॉमन थे चिल्ड्रन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल, एम्प्लॉयमेंट रिमूवल ना लिखाना एग्जाम में, सेल्फ रिलायंस, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड देश का मॉडर्नाइजेशन। ये 6 बातें लिख लीजिए, अगर आपको शॉर्ट आंसर आएगा तो ये चीज काम आ जाएगी बच्चों। वेरी क्विकली चलो, so let's continue further children. So main objectives, the first is children what? Economic growth. So basic aim of economic planning, how to bring about growth and development in all areas. So those people who were close to the government bodies, they used to get government projects, पैसा कमा लेते थे। जो बहुत दूर थे, जिनका जुगाड़ पानी नहीं था, उनको पैसा नहीं मिलता था। तो हुआ क्या कि इंडिया का 10% पॉपुलेशन 70% वेल्थ आज ओन करता है, और बाकी की 90% पॉपुलेशन इज सर्वाइविंग ओनली इन 30% ऑफ द वेल्थ। ऐसा क्यों है भाई? जिसका पॉलिटिकल लॉबी में अच्छी जान पहचान है, दे आर फेयरिंग वेल, जिनकी जान पहचान नहीं है वो निपट गए बेचारे। चलिए समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? मार्क कर लीजिए इसको फर्दर, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो मार्क करा रहा हूँ बस। Perceptible rise in the standard of living of people can be brought through rapid and steady growth of GNP, gross national product. Now see the nuisance. अभी हम बात ही कर रहे थे चाइना क्यों आगे है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जहां लिख तो दिया, अब बच्चा बेचारा 11th क्लास में सिर्फ इसको रट लेता है, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 12th के नेशनल इनकम के सिलेबस में है। चाइना, जापान, यूएस जैसी कंट्रीज में पूरे कंट्री का सिलेबस एक होता है। यहाँ पे स्टेट बोर्ड कुछ और पढ़ाता है, सेंट्रल बोर्ड कुछ और पढ़ाता है, सबका अपना टेस्टिंग पैटर्न है। आईसी वालों को सबको शेक्सपियर ही बनाना है, तो सो कॉल्ड इसलिए ज्यादा लोग तरक्की कर नहीं पाते।
समझ में आ गई बात? कंपटीशन बहुत है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दैट इज पार्टी करना होता है। सिंपल 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 सिंपल। समझ में आ गई बात? चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों कॉपी में, टाइटल डज व्हाट? रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कैसे होगा? सबसे पहले तो जानना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये दो इवल्स है हमारे देश में। सर व्हाट इज दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब और क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता क्या है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपको जॉब करना है, आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं, बट आप जैसे इतने ढेर सारे लोग हैं कंट्री में कि हमको आपको रखने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ेगा महीने का, और दूसरा 70,000 में काम करने को तैयार है। तो ऐसा इंडिया में टीचर्स के साथ होता है। ऑल द टीचर्स आर प्रैक्टिकली अंडर पेड। क्यों भाई? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, बट क्योंकि ढेर सारे लोग हैं इस तरह के, तो सस्ता आदमी मिल जाता है। तो पीपल आर सो कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयड। एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट लोगों ने सुना होगा। जितने लोगों की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट उससे भी कहीं ज्यादा लोगों का है। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, कभी कभी काम है और कभी कभी काम नहीं है। तो दीज आर द रीजंस कि जब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं, रेगुलर इनोवेशन होगा नहीं, रेगुलर जॉब किसी को मिलेगा नहीं, क्या वो कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेबर हाँ, जिनको कभी कभी काम मिलता है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। व्हाट इट। तो बजट में बजट बोल रहा हूँ बार बार, अल्टीमेटली प्लान्स में इट वाज आल्सो थॉट कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम बढ़ाएंगे। सो ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? नेक्स्ट, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, बट प्रॉब्लम क्या थी? कोई ऐसे खास प्लान्स नहीं बनाए गए जिससे लोगों को जॉब मिल पाए। बस लिख दिया 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय रोजगार योजना। व्हाट द हेल वी आर गोइंग टू डू इन दैट? ये किसी ने बताया ही नहीं। जैसे इंडिया में मैक्सिमम स्कूल्स में होता है, ये सिलेबस है, टाइम पास के लिए सिलेबस कंप्लीट करा दिया, दैट्स इट। बट बच्चे को कभी सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया ही नहीं। तो बच्चा स्कूल का पढ़े कि जो 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसके लिए पढ़े। दिस इज द शेयर न्यूसेंस इन इंडिया। हम उसको पढ़ाते हैं पीसीएम, बट बेचारे के जेई के सिलेबस का 60% से ऊपर 11-12 के सिलेबस से कवर ही नहीं होता। बच्चे को करना है एनआईएफटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, और वो बेचारा पढ़ रहा है पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस। अब वो पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस में मरा जा रहा है। पिताजी कह रहे हैं इंजीनियरिंग कर ले, माताजी कह रही है बीएससी कर ले, शादी जल्दी से हो जाए, और लड़का कह रहा है, लड़की कह रही नहीं मेरे को तो निफ्ट करना है। अब वो बेचारा पढ़े क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा है। सिमिलरली बेचारे कॉमर्स वाले सो कॉल्ड करना चाहते हैं 5 ईयर का लॉ कोर्स, पिताजी कह रहे हैं नहीं तू तो कॉमर्स पढ़ के सीए बन जा। अरे भाई अपना इंटरेस्ट भी तो कुछ बोलता है कम से कम। समझ में आया? तो पापा कह रहे हैं बेटा दलिया बहुत अच्छा है सेहत के लिए, हमें तो मोमोज ही खाना है। तो दलिया आप खा भी लेंगे ना, आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं बेसिकली, सिर्फ पेट फूल जाएगा आपका, बट मन चंगा नहीं होगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये इंडिया में एक और बड़ा फ्लॉ है एजुकेशन सिस्टम के साथ। जो हम पढ़ाते हैं उससे हमारा करियर कहीं जुड़ा है ही नहीं, और जिस चीज से हमारा करियर जुड़ा है हम उसको पढ़ाते नहीं है। मतलब नॉलेज नहीं रहता कि अगर तुम्हें ये करना ये तुम्हें लेना चाहिए। सिंपल एज दैट। लाइक ग्रेजुएशन पीपल डू बीएससी, पीपल डू बीकॉम, एंड देयर आफ्टर दे एस्पायर टू डू व्हाट? एमबीए। अब भाई बीएससी में बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, बीकॉम में पढ़ना पड़ता है, बट एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो ना बीएससी में पढ़ाया जाता है ना बीकॉम में पढ़ाया जाता है। तो बच्चा एक साथ दो पढ़ाई कर रहा है, और वो पढ़ कुछ नहीं पाता, सिर्फ वो एग्जाम पास करने के लिए गधे की तरह होमवर्क क्वेश्चन चाटे पड़ा है। तो उसका इंटेलेक्ट ग्रो नहीं होता कभी भी, वो सिर्फ एक कॉपी कैट और रैट रेस में भागे जा रहा है। ये सब चीजें एटलीस्ट चाइना में और यूएस में नहीं है, जो हमारे यहाँ लैकिंग है, और ये हमारा सिस्टम कोई बदलना चाहता ही नहीं है। चलें खैर आगे। सर लेकिन ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स इन सिलिकॉन वैली इज आर इंडियंस। हाँ, तो ये मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि इंडियंस आर डोंकीज। इंडियंस आर द मोस्ट अडेप्टेबल मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑन द प्लेनेट अर्थ। वो दो चीज एक साथ पढ़ते हैं, बीकॉम और बीएससी करते करते एमबीए की भी कोचिंग करते हैं एंट्रेंस की, तो उनको ज्ञान पूरा है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कृष्ण जी आप एकदम बेइज्जती कर रहे हैं इंडियंस की, अच्छा नहीं है ये। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि इंडियंस बेवकूफ है, मैं यहाँ के सिस्टम के ऊपर हंस रहा हूँ। नहीं समझ में आई बात? सर मतलब कि यही सिस्टम अगर उतने सक्सेसफुल लोग हैं तो सर फिर लोग कहते हैं कि इट शुड नॉट बी चेंज्ड। कितने % लोग सक्सेसफुल हैं बताइए? इंडिया की पॉपुलेशन 141 करोड़ है, ठीक है, और ये हो सकता है 1 साल पहले 135 करोड़ ही हो, या 10% 135 लोग। करोड़ में 1 करोड़ 35 लाख लोग चले गए सिलिकॉन वैली?
हैंडफुल, आधा परसेंट क्या, 0.01% भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है। Got it clear? आई एम नॉट सेइंग कि हमारे लोग बेकार हैं, ये उतने ही लोग हैं जिन्होंने इसको साथ साथ झेल लिया। आई रिपीट, इसको साथ साथ झेल लिया। बट अगर मेजॉरिटी लोगों को सही डायरेक्शन से पढ़ाया जाए तो सिलिकॉन वैली इंडिया में खुल जाएगा। समझ में आई कृषि जी बात? यस सर। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब यहाँ नेता लोग हैं, कम पढ़े लिखे थोड़ा, बहुत जीनियस हैं, बट फॉर व्हाट पर्पस देयर ब्रेन इज बीइंग यूज्ड, स्कैम्स, फोर्जरी, डेकॉइटी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। तो प्लानिंग कमीशन का अप्रोच है कि भाई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, नेशनल इनकम बढ़े ज्यादा से ज्यादा। जब कंट्री के अंदर फैक्ट्रीज लगेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई बच्चों? बात Yes, समझ में आई? पक्का? इंडिया में आईफोन असेंबल होता है आजकल, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की कार्स पिछले 15 साल से असेंबल हो रही हैं। कितनी कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं? वी आर नॉट डोंकीज, वी आर नॉट डोंकीज। बट अगर 100 बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हार्डली 4 ऐसे होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। 96 आर एवरेज पीपल। क्यों? क्योंकि उनको गलत पढ़ाई कराई जाती है। अब अगर पूरे 100 के 100 में सबको सही पढ़ाई करा दी जाए बच्चों, तो 96 विल बी द रियल सक्सेसर्स। 4 आवारा होंगे जिनको कुछ नहीं करना जीवन में है। समझ में आ गया? अपने केटू टाइप। तो सो कॉल्ड वही बर्बाद होंगे, बाकी सब अच्छे होंगे। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो आपकी भाई मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप चाहते हैं कि हमको इंजीनियरिंग करनी है, तो भाई फिजिक्स और मैथ्स का इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा काम है। सबसे कम काम किसका है? केमिस्ट्री का। अच्छा चलिए मान लीजिए आप कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, व्हाट द हेल यू आर गोइंग टू डू विद केमिस्ट्री? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का कोई काम नहीं है। हाँ, केमिकल इंजीनियर बनना हो, मेटलर्जिकल करनी हो आपको, तो भाई केमिस्ट्री का काम है। बट कंप्यूटर इंजीनियर किसी को बनना है, किसी को सिविल इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्चर में उसको कुछ करना है, क्या करेगा वो केमिस्ट्री पढ़ के? समझना क्या? सीमेंट का वो थोड़ा उसको करना है, वो तो वही सीमेंट वाला देख रहा है वहां पे, उसकी तो डिजाइनिंग स्किल्स होंगी ना बस। सिमिलरली हमारे डॉक्टर हैं, उनको पीसीबी के ऊपर टेस्ट किया जाता है। अरे प्रभु चलो थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दो, बट ज्यादा काम डॉक्टरों को किस चीज का है? केमिस्ट्री और बायो का है। तो क्यों? और नीट में जब स्कोर मैच करता है ना दो बच्चों का, फिजिक्स से बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं लोअर वाले को। नहीं समझे? 720 नंबर का है, मान लीजिए मेरे भी 705 आए, आपके भी 705 आए, बट मेरे नंबर फिजिक्स में आपसे ज्यादा है, तो मेरे को मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। वेयर डिजर्व तो दोनों करते थे। डॉक्टर क्या कैंची का मोमेंटम देखेगा? वो वर्नियर कैलिपर से कैंची की मोटाई नापेगा? व्हाट इज दिस न्यूसेंस? भाई डॉक्टर को केमिस्ट्री और बायोलॉजी का काम है, उसको फिजिक्स का ज्यादा काम नहीं है। सेम इज द केस हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट पढ़ के क्या करेंगे? वो टैक्स एडवाइस करते हैं, वो फाइनेंस की एडवाइस करते हैं, बट मैक्सिमम बच्चा मैनेजमेंट के पेपर में सो कॉल्ड नंबर कम लाता है तो फेल हो जाता है। समझ में आ गया? भाई ऑडिट पढ़ाओ, टैक्सेशन पढ़ाओ, ये सब समझ में आता है। तो हम बस वही है कि खाना है घर में गेस्ट का, चलो एक आलू की सब्जी भी ऐड कर दो। अरे पनीर के सामने आलू कौन खाएगा? नहीं, बट शो ऑफ करना है तो आलू की सब्जी होनी चाहिए, 4 वैरायटी की चीज होनी चाहिए, पेट तो 2 ही वैरायटी से भर जाएगा। तो प्रॉब्लम इंडियंस की सोच में है। महंगा कपड़ा कोई पहन ले हम उसे रईस समझ लेते हैं, सस्ता कपड़ा कोई पहन ले हम उसे गरीब समझ लेते हैं। ये तो हमारी मेंटालिटी है इंडियंस की। आईफोन है किसी का, ये बहुत रईस आदमी है, चाहे आई क्लाउड आईडी बनाने का दिमाग ना हो। समझ में आया? तो जैसे हमारे यहाँ बच्चों को पेरेंट्स कैसे बर्बाद करते हैं, मेरे बच्चे ने 10th में 92% मार्क्स ले आए, खानदान में किसी का नहीं आया, इस बार इसको OnePlus फोल्ड फोन दिया जाएगा। अरे भैया उसको लैपटॉप लेके दे दो, उसकी काम है, उसको फोन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे बस शो ऑफ चलता है। समझ में? इसीलिए देश शो ऑफ में तरक्की कर रहा है और बाकी कोई तरक्की है नहीं। G20 क्या था? 4100 करोड़ का शो ऑफ था, उस शो ऑफ में 20,000 आ गया, कितने रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। चाइना पागल नहीं है, वो भी G20 करा सकता था, बट दे इन्वेस्ट एंड वी शो ऑफ। लॉजिक समझ में आया? पक्का? ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं, वो अपने लूनर मिशंस कर नहीं सकते हैं। वो कहते हैं ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका क्यों फालतू पैसा बर्बाद करें? पड़ा होगा, सिंपल एज दैट, गॉट इट? तो वो इस तरह के लोग नहीं है। खैर खैर, क्लास में बोलना एज अ टीचर बहुत आसान है मेरे लिए, आप भी स्टूडेंट हैं, सुन लीजिए, बस चैप्टर पढ़ लीजिए, होना वाना कुछ नहीं है। जीन्स में प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। आप जब सुधरेंगे, जब आप नेसेसिटीज पे खर्च करेंगे, तब आपकी अगली जनरेशन वैसा सोचेगी। यहाँ तो थोड़े से पैसे आ गए, चलो महंगी गाड़ी खरीद लो। वहां पे सिविक सेंस है लोगों के अंदर, साइकिल चलानी है, गुड फॉर हेल्थ।
यहाँ पे कोई अंकल आंटी आपके घर में साइकिल से आ जाएं, बड़े गरीब टाइप के हैं क्या, इनसे जान पहचान नहीं रखेंगे, यहाँ ये मेंटालिटी है, समझ में आया? वहां ये मेंटालिटी नहीं है। कोई टीचर बेचारा कुर्ता पजामा पहन के स्कूल चले जाए, आधी क्लास हंसने लगेगी उस टीचर के ऊपर, ये समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे सिंप्लिसिटी को पॉवर्टी माना जाता है। खोपड़े में बात गई, ये प्रॉब्लम है। तब तो क्या कहता है, गाँव का लगता है। हाँ सिंपल एज दैट, हाँ सिंपल एज दैट। ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में है, और ये सारा कर्म कांड सो कॉल्ड कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगों ने क्रिएट किया, हु आर वेरी 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 वेल्दी एज सच। समझ में आई बात? साउथ इंडिया में आप जाइए, वो फालतू स्मार्ट वॉच नहीं खरीदेंगे, वो अंगूठियां ढेर सारी पहनेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इन्वेस्टमेंट, दे डू इन्वेस्टमेंट, यस, गॉट इट क्लियर। अब मैंने ये आईफोन खरीद लिया शौक में, क्या जरूरत थी इसकी, वेस्टेज ऑफ मनी। हैड दिस मनी बीन इन्वेस्टेड इन सम म्यूचुअल फंड्स, इट वुड हैव ग्रो। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये हमारे जीन में, ये सही हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। बट अगेन भाई, मैं तो कमा रहा हूं, अपनी कमाई से खरीद रहा हूं, ईएमआई पे भी नहीं खरीदा, कैश डाउन खरीदा, सस्ता मिल गया, जुगाड़ से मिल गया, इसलिए खरीद लिया। अब दो चार लोग देख के खरीद लेंगे, नहीं सौरभ से लिया, हमको भी लेना है, और वो ईएमआई पे लेंगे, महंगा खरीदेंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। रईस आदमी अफोर्ड कर सकता है, गरीब उसकी बराबरी के लिए अफोर्ड करते समय अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को वेस्ट करता जा रहा है। सर पहले कहावत थी कि 1 रुपए कमाते तो उसमें से खर्च कर देते, अब पहले 2 रुपए खर्च कर दो और 1 रुपए कमाते हैं। चलिए, सो चिल्ड्रन, देन इट वाज थॉट कि भाई एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, थ्रू इन्वेस्टमेंट और स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए। बट यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम है कंट्री में, बढ़ाया तो गया लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को, बट जो बड़े बिजनेसमैन थे उनको नुकसान पहुंचने लग गया। तो किसी ने कारपेंटरी का काम अपने घर में चालू कर दिया, किसी बढ़ई ने, कारपेंटर ने, तो जो शहर का बड़ा कारपेंटरी हाउस था या फर्नीचर शॉप वाला था, उसने गवर्नमेंट को कंपेल किया कि भाई उसकी वजह से लोग मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो उसके ऊपर चार्जेस लगाओ, टैक्सेस लगाओ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी वो कर दो, क्या कहते हैं, घर में काम कर रहा था तो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी 7 रुपए यूनिट वाली थी, उसको भी कमर्शियल मीटर दो और 12 रुपए यूनिट चार्ज करो। तो जब आप उसके खर्चे इतने बढ़ा देंगे बच्चों, तो वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म? चलिए, रिमेनिंग चिल्ड्रन वी हैव द थर्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्लान है चिल्ड्रन, मनरेगा, आईआरडीपी, ट्राइसम। और आप बहुत खुशनसीब हैं, नहीं तो हम जब स्टूडेंट थे, इन सारे प्लान्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स, इनकी डेट, इनका बेनिफिट, डिसएडवांटेज सब पढ़ाया गया था हम लोग को। PMRY, ये सारे प्रोग्राम्स के नाम आपको रटने पड़ेंगे। गॉट इट? रिमेनिंग विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो। टुमारो इट वुड बी अ क्वाइट लॉन्ग क्लास चिल्ड्रन, तो थोड़ा खाना पीना खा के बैठिएगा।